कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों के ब्लेसिंग और महादेव के आशीर्वाद से अब मेरी मॉम की तबीयत बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बहुत दिक्कत थी जिसके लिए हमें फिर लखनऊ आना पड़ा था। वो दिक्कत फिर ना आए इसलिए मैं अपने कज़िन ब्रदर के पास यहीं लखनऊ में 2-4 दिनों के लिए रुकने वाली हूँ। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा नटखट और शैतान हैं, और शायद हर बच्चे इस उम्र में ऐसे ही होते हैं क्योंकि बच्चों का बचपना ही ऐसा होता है। इसी चीज़ को तो हम कभी नहीं भूलते हैं। तो मेरे वॉइस ओवर में आप लोगों को बैकग्राउंड से बच्चों के शोर की आवाज़ें आएंगी। आप लोग उस चीज़ को अवॉइड करके कहानी को एंजॉय कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। रात के सन्नाटे को चीरता हुआ आर्यवीर की कार एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक अजीब सी खालीपन भरी खामोशी थी। उसने ब्लूटूथ ऑन किया और एक नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से तुरंत आवाज़ आई, गुड नाइट सर। आर्यवीर ने खिड़की के बाहर देखते हुए धीमे स्वर में कहा। समीर, जेट तैयार है? समीर बिना देर किए बोला, यस सर, सब तैयार है। फ्लाइट प्लान वो क्लियर कर चुका था। आपकी टीम दिल्ली में इंतज़ार कर रही है। आर्यवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। कॉल करते ही उसने एक बार अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन में आखिरी बार ओनी का चेहरा कौंधा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। एयरपोर्ट पहुंचकर वो सीधे अपने प्राइवेट जेट में जा बैठा। कुछ 2 मिनटों बाद जेट ने उड़ान भर ली। नीचे शहर की रोशनियाँ धीरे धीरे धुंधली होती चली गई और आर्यवीर उनसे भी ज़्यादा तेजी से अपने दिल की उलझनों से दूर भागने की कोशिश करने लगा। इधर इन सब बातों से बिल्कुल अनजान ओनी गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे रात भर की बेचैनी किसी अनकहे एहसास में बदल गई हो। सुबह सूरज की हल्की किरणें कमरे में पर्दों से छन कर भीतर आई तो उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। कुछ पल तक वो यूं ही छत को देखती रही, फिर अचानक उसकी नज़र अपने बगल की खाली जगह पर गई। अनजाने में उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि आज वो आर्यवीर से बात करेगी। वो उससे कहेगी कि शायद वे दोस्त बन सकते हैं, शायद दोनों अपने बीच की दीवारें थोड़ी थोड़ी गिरा सकते हैं। लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि बिस्तर का दूसरा हिस्सा बिल्कुल वैसा ही था जैसा रात में था। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। क्या आर्यवीर रात को घर नहीं आया था? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन तुरंत सिर झटक दिया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? घर तो आए ही होंगे, शायद सुबह जल्दी जिम चले गए होंगे। ये सोचकर उसके चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई। अच्छा है, उनके आने से पहले मैं तैयार हो जाती हूँ। आज कम से कम उनसे ढंग से बात तो करूँगी। आखिर वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनकी तरफ एक कदम बढ़ाऊँ। ये सोचते ही उसके दिल की धड़कनें अनजाने में थोड़ी तेज हो गईं। वो अलमारी के सामने जाकर खड़ी हो गई, एक के बाद एक कपड़े निकालती, देखती और फिर वापस रख देती। आज पता नहीं क्यों उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी, हालांकि ओनी इतनी चूजी तो कभी नहीं थी। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत पीली साड़ी पर पड़ी। साड़ी को हाथ में लेते ही उसे याद आया कि एक बार उसने पीले रंग का सूट पहना था और उस दिन आर्यवीर की नज़रें बार बार उसी पर ठहर जा रही थी। उस याद ने उसके गालों पर हल्की सी लाली बिखेर दी। उसने धीरे से साड़ी निकाल ली और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकली तो खुद को आईने में देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गई। पीले रंग की साड़ी उसकी गोरी रंगत पर किसी सुनहरी धूप की तरह खिल रही थी। आंखों में गहरा काजल, होठों पर हल्की लाल लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी बिंदी और मांग में सजा सिंदूर उसके चेहरे को एक अलग ही आभा दे रहा था। वो खुद को देखकर जैसे खुद ही शर्मा गई। उसके होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। उसने एक बार फिर कमरे में नज़र दौड़ाई। घड़ी 8 बजने का इशारा कर रही थी, लेकिन अभी तक आर्यवीर जिम से भी वापस नहीं आया था। अब उसके दिल में हल्की सी बेचैनी घर करने लगी। वो जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गई। किचन में नैना जी सुबह के नाश्ते की तैयारी में व्यस्त थी।
जैसे ही उनकी नज़र अवनी पर पड़ी वो कुछ पल उसे देखती ही रह गईं। अगले ही पल मुस्कुराते हुए उसके पास आईं और प्यार से उसकी नज़र उतार दी। हाय मेरी बच्ची, आज तो किसी की नज़र लग जाएगी तुम्हें। बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अवनी हल्का सा शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखें बार बार पूरे किचन और डाइनिंग एरिया में घूम रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो, किसी की तारीफ का इंतज़ार हो उसके दिल को। नैना जी ने उसकी बेचैन नज़रों को साफ पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने चेहरे पर वही ममता भरी मुस्कान बनाए रखी और चुपचाप अपने काम में लग गई। उधर अवनी का दिल हर बीतते पल के साथ और ज़्यादा बेचैन होता जा रहा था, क्योंकि जिसे देखने के लिए वो सुबह से तैयार होकर बैठी थी वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। डाइनिंग टेबल पर आज भी रोज की तरह चहल पहल थी। दादू, राजवीर, विक्रम जी और बाकी सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। नैना जी सबको नाश्ता परोस रही थी, लेकिन आज उस पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी भी घुली हुई थी। अवनी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर कर नीचे आई। पीली साड़ी में सजी हुई वो सचमुच किसी नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में हल्का सा काजल, मांग में भरा सिंदूर और चेहरे पर अनजानी सी चमक थी, लेकिन उस चमक के पीछे एक बेचैनी भी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर गई उसका दिल हल्का सा बैठ गया। वहाँ सब थे, बस आर्य नहीं था। उसकी आंखें अनायास ही पूरे हॉल में घूम गई। शायद वो कहीं फ़ोन पर हो, शायद अभी नीचे आ रहा हो, शायद जिम में हो, शायद। लेकिन हर बार उसकी उम्मीद खाली जगह पर आकर रुक जाती। वो चुपचाप आकर बैठ गई। उसकी नज़रें बार बार सीढ़ियों की तरफ उठ रही थी। हर आहट पर दिल धड़क उठता और अगले ही पल फिर निराश हो जाता। अवनी जैसे ही सीढ़ियों की तरफ मुड़े उसके कदम अनायास ही ठिठक गए। नीचे किचन के दरवाजे के पास खड़ी नैना जी उसे ही देख रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी ममता और हल्की सी पीड़ा थी, जिसे वो मुस्कान के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही थी। अवनी धीरे धीरे उनके पास चली आई। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर दादू, विक्रम जी और राजवीर बैठे हुए नाश्ता करने लगे थे। हर रोज़ की तरह हंसी मजाक भी चल रहा था, लेकिन आज एक चीज़ साफ थी, वहाँ आर्य नहीं था। और उससे भी ज़्यादा अजीब ये था कि किसी ने उसके बारे में एक बार भी नहीं पूछा। अवनी की नज़रें पूरे हाल में घूम रही थी, कभी जिम एरिया की तरफ, कभी मुख्य दरवाजे की तरफ, कभी सीढ़ियों की तरफ, जैसे उसका दिल किसी एक चेहरे को ढूंढ रहा हो, लेकिन वो चेहरा कहीं नहीं था। नैना जी ने सामान्य स्वर में कहा, आओ बेटा बैठो, नाश्ता कर लो। अवनी ने उनकी तरफ देखा और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं मॉम, अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद कर लूँगी। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, नैना जी ने बिना कोई और सवाल किए कहा और वापस किचन की तरफ चली गईं। लेकिन अवनी का मन अब और ज़्यादा बेचैन हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। अगर आर्यवीर किसी काम से बाहर गया है तो कोई उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहा, और अगर घर पर है तो नीचे क्यों नहीं आया। उसका दिल बार बार कह रहा था कि कुछ तो है जो उससे छिपाया जा रहा है। वो धीरे धीरे वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। उसे लगा शायद आर्यवीर जिम से सीधे कमरे में चला गया हो, शायद वो ऊपर हो, शायद वो उससे नाराज हो, शायद। उसके मन में सैकड़ों सवाल एक साथ उठ रहे थे। उधर किचन में खड़ी नैना जी की आंखें भीग गई थी। उन्हें रात के 3 बजे का वो दृश्य याद आ गया, जब पूरा घर नींद में डूबा हुआ था और वो पानी लेने नीचे आई थी। तभी उन्होंने देखा था कि आर्य ट्रैवल बैग लिए मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। आर्य उनके मुंह से अनायास ही निकला था। आर्यवीर रुक गया था, पलटकर मॉम की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया था, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द एक माँ से नहीं छिप सकता था। इतनी सुबह कहाँ जा रही हो बेटा, नैना जी ने पूछा था। दिल्ली जा रहा हूँ मॉम, 1 हफ्ते के लिए, नैना जी चौंक गई थी। लेकिन बेटा 2 दिन बाद करवा चौथ है, तुम्हें पता है ना, हमारे घर की लगा। उसने घबरा कर नैना जी की तरफ अपनी पत्नी का पूरा सिंगार अपने हाथों से करता है, पायल से लेकर मांग के सिंदूर तक, और आंखें बंद कर ली, जैसे आदित्य की आर्यवीर की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और उदासी उतर आई बनाने के लिए। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, पर बुलाया गया, मधुर संगीत बजने लगा कि आपकी और एक शादी को जोड़ी डांस नैना जी के पास उस सवाल का
माहौल बेहद खूबसूरत और रोमांटिक हो चुका था। कुछ देर बाद आदित्य लेकिन वो हंसी उसके टूटे हुए दिल की गवाही दे रही थी। तथा अगर वो इस रिश्ते को मानती होती, इससे पहले कि दोनों मेरे लिए जरा सी भी जगह होती तो मैं पाताल में भी चलो अब रहूंगा। बहुत हो मुझे गया। ढूंढ लेगी वो। आदित्य वो ने इतनी चेतावनी कमजोर नहीं भरी है नजरों मॉम। से देखा। और अगर वो बिल्कुल नहीं नहीं ढूंढेगी भाई, तो समझ आदित्य ने जाऊंगा कि मुस्कुराकर मैं कहा, उसके लिए कभी आज मायने भाभी ही का नहीं दिन रखता है। था। अगले ही पल ऐसी वो बातें दोनों मत को करो लगभग बेटा। खींचते हुए नैना डांस जी की फ्लोर के आंखें बीचों भर आई बीच थी, ले आया। लेकिन आरिवीर ने उनका अवनी की हाथ पकड़ धड़कनें लिया अब था। बेकाबू हो एक चुकी गलती थी। मैंने वहीं पहले ही कर खड़े दी है उसने मॉम, एक उसे नजर जबरदस्ती आरिवीर की अपनी तरफ जिंदगी देखा। में लाकर। वो हमेशा की दूसरी तरह गलती शांत ये थी दिख कि रहा उसे था, लेकिन जबरदस्ती उसकी अपने आंखों पास में रोकने की गहराई कोशिश आज कुछ करता और रहा। ही कहानी कह लेकिन रही किसी थी। को अपने घर तभी में तो आदित्य रोका जा अचानक सकता पलटा। है, जबरदस्ती उसे अपने पास तो रखा जा सकता है, लेकिन उसके दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती। अब फैसला उसका होगा। अगर उसे लगता है कि ये रिश्ता सिर्फ एक बोझ है तो मैं उसे आज़ाद कर दूंगा। मैं उससे मोहब्बत मांग कर अपनी मोहब्बत को भीख नहीं बनाना चाहता मॉम। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी, फिर वो माँ के गले लग गया था। मॉम, मेरे लिए भी ये आसान नहीं है, हर दिन उसके सामने रहकर ये महसूस करना कि मैं उसकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता। बहुत मुश्किल है। मैं बस एक बार चाहता हूँ कि वो खुद मेरी तरफ एक कदम बढ़ाए, सिर्फ एक कदम मॉम। नैना जी के आंसू बह निकले थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई थी। आरिवीर ने उनके माथे को चूम लिया था। अगर मेरी किस्मत में वो होगी तो वो मुझे ढूंढ लेगी, और अगर नहीं होगी तो मैं उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा मॉम। उसके बाद उसने दादू विक्रम जी और राजवीर जी को भी सारी बात बता दी थी, और सबसे एक ही वादा लिया था कि ओनी के सामने कोई भी आर्य के दिल्ली जाने का जिक्र नहीं करेगा। शायद इसलिए आज पूरा परिवार अनजान बना बैठा था, लेकिन जिस बेचैनी से ओनी बार बार दरवाजे और सीढ़ियों की तरफ देख रही थी, उसे देखकर नैना जी का दिल बार बार भर जा रहा था। उन्हें पहली बार लग रहा था कि शायद उनका बेटा गलत नहीं था। शायद ओनी के दिल में भी बहुत कुछ बदल रहा है, बस अभी उसे खुद इसका एहसास होना बाकी था। ओनी तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट घर कर चुकी थी। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र सबसे पहले बेड पर गई, फिर बालकनी पर, फिर उस सोफे पर जहाँ कभी कभी आरिवीर देर रात बैठकर काम किया करता था। लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था, वहाँ उसकी मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। उसने तुरंत मुड़कर जिमेरिया की तरफ कदम बढ़ा दिए। शायद वो वहाँ हो, शायद वर्कआउट कर रहा हो, शायद उससे बच रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने जिमेरिया का दरवाज़ा खोला, उसका दिल और बैठ गया। वहाँ सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित था। हर मशीन अपनी जगह पर थी, डंबल्स करीने से रखे हुए थे, ट्रेडमिल बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज सुबह किसी ने वहाँ कदम तक नहीं रखा हो। अवनी कुछ पल वहीं खड़ी रह गई, फिर धीरे धीरे वापस कमरे में आ गई और बेड पर बैठ गई। उसकी उंगलियां बेचैनी से चादर को मसलने लगी। क्या वो रात को घर नहीं आए थे, या आए थे और मुझसे मिले बिना चले गए? क्या सच में वो मुझसे इतना नाराज़ हो गए हैं? ये सोचते ही उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और आरिवीर का नंबर डायल कर दिया। फ़ोन कान से लगाया तो अगले ही पल मशीन जैसी आवाज़ सुनाई दी। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इट नॉट रीचेबल। अवनी का दिल जैसे और डर गया। उसने दोबारा कॉल किया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, लेकिन बार बार वही आवाज़। अब उसकी बेचैनी डर में बदलने लगी थी। कुछ देर तक वो यूं ही बैठी रही, फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, वो लगभग भागते हुए कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गई। हॉल में अब सिर्फ दादू बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। राजवीर कॉलेज जा चुका था और विक्रम सिंह ऑफिस के लिए निकल चुके थे। अवनी ने एक नज़र दादू की तरफ देखा, लेकिन कुछ पूछ नहीं पाई। उसके कदम सीधे किचन की तरफ बढ़ गए, जहाँ नैना जी नाश्ते के बाद का काम समेट रही थी। मॉम, उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। नैना जी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। हाँ बेटा। आरिवीर क्या रात को घर आए थे मॉम? कुछ पल के लिए नैना जी चुप रहीं, फिर बोली, हाँ बेटा, आया था। अवनी का दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने जल्दी से पूछा, तो सुबह ही कहीं चले गए क्या? इस बार उसके शब्दों में छिपी बेचैनी नैना जी से छिप नहीं सकी।
वो उसके पास आई और उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, आर्य दिल्ली गया है बेटा 1 हफ्ते के लिए। अवनी की आंखें फैल गई। दिल्ली? उसके होठों से मुश्किल से निकला। लेकिन उन्होंने मुझे तो बताया ही नहीं। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें छिपी चोट साफ महसूस की जा सकती थी। नैना जी ने उसे गौर से देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, सच में तुम्हें नहीं बताया बेटा? मुझे तो लगा था सबसे पहले तुम्हें ही बताया होगा। आखिर तुम उसकी पत्नी हो। फिर अगले ही पल उन्होंने खुद ही जैसे ये बात काट दी और जानबूझकर कहा, अरे हाँ, मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ। तुम दोनों के रिश्ते में ऐसा कुछ तो है ही नहीं कि वो तुम्हें अपनी बातें बताए या तुम उससे कुछ हक से पूछो। अवनी के सीने में जैसे कुछ चुभ गया। नैना जी आगे बोली, इसलिए तो मैं चाहती थी कि तुम दोनों एक दूसरे की तरफ थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाओ, एक दूसरे को समझो, महसूस करो। लेकिन शायद मैं ही जल्दी उम्मीद करने लगी थी। अवनी चुप खड़ी रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कल करवा चौथ है बेटा। मुझे लगा था इस बार शायद तुम व्रत रखोगे। मुझे लगा था कि शायद तुम दोनों के बीच की दूरियां थोड़ी कम हुई थी। इसलिए मैंने सोचा था कि पहली करवा चौथ की रस्म पूरी होगी। हमारे यहाँ पहली करवा चौथ पर पति अपनी पत्नी का पूरा श्रृंगार अपने हाथों से करता है, पैरों की पायल से लेकर मांग के सिंदूर तक। नैना जी की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन अगले ही पल वो बुझ गई। लेकिन आर्य ने मुझे समझाया कि तुम इस शादी को नहीं मानती, वो तुम्हें किसी बंधन में नहीं रखना चाहता। इसलिए हमने तय किया कि तुम व्रत मत रखना, और शायद इसी वजह से वो दिल्ली भी चला गया। आखिर यहाँ रहे या वहाँ रहे, क्या ही फर्क पड़ता है ना बेटा? जब किसी की मौजूदगी और गैर मौजूदगी एक जैसी हो जाए तो जगह बदलने से क्या बदलता है। इतना कहकर नैना जी बाहर चली गई और किसी फ़ोन कॉल पर बात करने लगी। लेकिन अवनी वहीं खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने के अंदर हाथ डालकर उसका दिल निकाल लिया हो। उसकी सांसें तेज होने लगी। कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, दिल्ली 1 हफ्ते के लिए बिना बताए। उसका मन बार बार यही सवाल कर रहा था, ऐसे कैसे चला गया? एक बार बताया तक नहीं। वैसे तो दिन भर बकबक बकबक करके मेरा खून जलाता रहता है। क्या मैं इतनी भी ज़रूरी नहीं थी कि जाते समय एक शब्द कह देता? उसकी आंखों में आंसू उतर आए। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही पहला कदम रखा उसका संतुलन बिगड़ गया। उसे लगा जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। वो लड़खड़ाई और तुरंत रेलिंग पकड़कर खुद को संभाला। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन हर सांस के साथ बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसने खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है। कल तक वो खुद कहती थी कि ये रिश्ता उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। फिर आज आर्यवीर के बिना बताए चले जाने से उसकी दुनिया क्यों हिल गई थी? क्यों बार बार उसका मन दरवाजे की तरफ देख रहा था? क्यों ऐसा लग रहा था कि घर का हर कोना अचानक खाली हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों पहली बार उसे यह एहसास हो रहा था कि शायद आर्यवीर की आदत उसके दिल को उससे कहीं ज़्यादा लग चुकी है जितना वो खुद मानना चाहती थी। अवनी कांपते हाथों से बार बार आर्यवीर का नंबर मिला रही थी, लेकिन हर बार वही ठंडी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ती, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इट नॉट रीचेबल। जैसे हर बार कोई उसकी उम्मीद तोड़ रहा हो। एक पल में उसके अंदर जमी सारी बेचैनी गुस्से में बदल गई। उसने फ़ोन को बेड पर फेंक दिया और झटके से बेड की चादर खींचकर नीचे गिरा दी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, आंखों में नमी उतर आई थी। क्यों, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा आर्य? उसकी आवाज़ कांप गई। मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। कम से कम इतना तो चाहती थी कि हम दोनों दुश्मनों की तरह ना जिएं। और तुम बिना बताए चले गए। एक बार बताया तक नहीं मुझे। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन अगले ही पल जैसे उसके अंदर से कोई आवाज़ उठी, तो क्या हुआ अवनी? तुम तो यही चाहती थी ना कि वो तुमसे दूर चला जाए, तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाए। फिर आज इतना दर्द क्यों हो रहा है तुम्हें? क्यों उसकी गैर मौजूदगी तुम्हें अंदर तक बेचैन कर रही है? क्यों तुम्हारा दिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि वो तुमसे दूर हो गया है? अगर मेरा दिल इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता तो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती।
उसने तकिए को अपने सीने से लगा लिया। अब उसे महसूस हो रहा था कि आरिवीर सिर्फ उसकी ज़िंदगी में नहीं था, वो उसकी आदत बन चुका था। उसकी मौजूदगी की आदत, उसकी आवाज़ की आदत, उसकी नज़रों की आदत, यहाँ तक कि उसकी ज़िद की भी आदत। अभी सिर्फ कुछ घंटे हुए थे उसे गए हुए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से उसने उसे नहीं देखा। उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि फ़ोन उठाए, फिर से नंबर मिलाए, शायद इस बार लग जाए। लेकिन हर बार डर उसे रोक देता। कहीं वो सच में उससे दूर जाने का फैसला तो नहीं कर चुका, कहीं वो दूरी हमेशा की दूरी ना बन जाए। ये सोचते ही उसका दिल बुरी तरह घबरा उठा। उसने अपनी मांग में भरे हुए सिंदूर को छुआ और आंखें बंद कर ली। पहली बार उसके मन ने उससे साफ सवाल पूछा, अगर आरिवीर सच में तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया तो क्या तुम खुश रह पाओगी? और पहली बार उसके पास उस सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि उसका दिल बहुत धीरे से, बहुत चुपचाप लेकिन साफ शब्दों में कह चुका था, नहीं। अवनी कांपते हाथों से बार बार आरिवीर का नंबर मिला रही थी, लेकिन हर बार वही ठंडी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ती, जैसे हर कोई उसकी उम्मीद तोड़ रहा हो। एक पल में उसके अंदर जमा सारी बेचैनी गुस्से में बदल गई। उसने फ़ोन को बेड पर फिर फेंक दिया और झटके से बेड की चादर खींचकर नीचे गिरा दी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, आंखों में नमी उतर आई थी। क्यों, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा आरी? उसकी आवाज़ कांप गई। मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। कम से कम इतना तो चाहती ही थी कि हम दोनों दुश्मनों की तरह ना जिएं। और तुम बिना बताए चले गए, एक बार बताया तक नहीं मुझे तुमने। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अगले ही पल जैसे उसके अंदर से कोई आवाज़ उठी, तो क्या हुआ अवनी? तुम तो यही चाहती थी ना कि वो तुमसे दूर चला जाए, तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाए। फिर आज इतना दर्द क्यों हो रहा है तुम्हें? क्यों उसकी गैर मौजूदगी तुम्हें अंदर तक बेचैन कर रही है? क्यों तुम्हारा दिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि वो सचमुच चला गया है? अवनी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। धीरे धीरे उसके कदम आईने तक पहुँचे। वो आईने के सामने खड़ी हो गई। पीली साड़ी में सजी हुई वो खुद को देख रही थी, लेकिन आज उसे अपना चेहरा तक अजनबी लग रहा था। उसकी उंगलियां अनायास अपनी मांग तक पहुंच गई, जहां सिंदूर अभी भी चमक रहा था। उसकी आंखें बंद हो गई। क्या मैं सच में उसे अपना पति नहीं मानती? अगर नहीं मानती तो उसके जाने की खबर सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने मेरे सीने का एक हिस्सा निकाल लिया हो? अगर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो सुबह से मेरी नज़रें उसे क्यों तलाश रही हैं? क्यों मैं हर 2 मिनट में दरवाजे की तरफ देख रही थी? क्यों उसके एक फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ मैं? सवाल थे कि ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तभी उसके दिमाग में सुबह का वो पल कौंध गया जब उसने येलो साड़ी सिर्फ इसलिए चुनी थी क्योंकि एक बार आरिवीर उसे उस रंग में देखकर अपनी नज़रें नहीं हटा पाया था। ये याद आते ही उसकी आंखें भर आई। वो धीरे से बेड पर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। आज पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि जिस इंसान को वो हर पल अपने से दूर धकेलती रही, वही इंसान जाने कब उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। उसकी हर सुबह, हर शाम, हर बहस, हर तकरार, सब कुछ कहीं ना कहीं उसी से जुड़ गया था। अभी तो कुछ घंटे ही हुए थे उसके गए हुए, लेकिन पूरा कमरा जैसे खाली हो गया था। जिम एरिया सूना लग रहा था, बालकनी सूनी लग रही थी, यहाँ तक कि उसकी अपनी सांसें भी अधूरी लग रही थी। उसे याद आने लगा था कि कैसे हर सुबह बिना वजह वो उसे चिढ़ाने आ जाता था, कभी सिर्फ उसे गुस्सा दिलाने के लिए मुस्कुरा देता। उन बातों पर उसे कितना गुस्सा आता था, लेकिन आज वही शरारतें याद करके उसके होंठ काँप रहे थे। जब छोड़कर जाना ही था तो इतना करीब क्यों आए थे आप? उसके मुंह से धीमी सी फुसफुसाहट निकली और आंखों से आंसू तकिए पर गिर पड़े। उधर दिल्ली पहुंचने के बाद आरिवीर सीधे होटल के सबसे आलीशान स्वीट में पहुंचा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो चाहता तो हर कोई सपना देखता। 7 सितारा होटल, आलीशान कमरा, शहर का खूबसूरत नज़ारा, हर सुख सुविधा उसके कदमों में। लेकिन फिर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कोट उतार कर एक तरफ फेंका और थक कर बेड पर गिर गया। दोनों हाथ सिर के नीचे रख कर वो छत को घूरने लगा। कमरे में लेटा आरिवीर बार बार करवटें बदल रहा था। उसने ज़िंदगी न जाने कितनी रातें बिना सोए काटी थी।
कितने बिजनेस डील्स की टेंशन झेली थी, कितनी बार लगातार 3-3 दिन जाग कर काम किया था, लेकिन आज जैसे बेचैनी उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसने आंखें बंद की तो अवनी का चेहरा सामने आ गया। कमरे में खामोशी थी, लेकिन उसके भीतर तूफान मचा हुआ था। उसने आंखें बंद की तो सबसे पहले अवनी का चेहरा सामने आ गया। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही गुस्से में फड़कती नाक, वही हर बात पर उससे लड़ने की आदत, वही एटीट्यूड। उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। क्या करूं मैं तुम्हारा अवनी, उसने धीरे से बुदबुदा कर कहा। जहाँ जाता हूँ तुम ही मिल जाती हो। आंखें खोले तो तुम, आंखें बंद करूँ तो तुम। आखिर कब निकलोगी मेरे दिल दिमाग से। उसने अपने बालों में हाथ फेर लिया। मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि शायद तुमसे दूर रहकर खुद को संभाल लूँगा, लेकिन यहाँ तो हालत और ख़राब हो गई है। वो करवट लेकर लेट गया। तुम्हें पता भी है तुम्हारी एक बात कितनी चोट पहुँचाती है। तुम कहती हो कि मैं किसी और के साथ ज़िंदगी बिता सकता हूँ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है अवनी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बीबी। उसकी आंखें नम हो गई। तुम्हें भूलना चाहता हूँ तो तुम्हारी हंसी याद आ जाती है, तुम्हें याद नहीं करना चाहता तो तुम्हारी नाराज़गी याद आ जाती है, तुम्हें छोड़ देना चाहता हूँ तो तुम्हारा मासूम चेहरा सामने आ जाता है। सांसें रुकने लगती है। उसने गहरी सांस ली। शायद सच में मैं हार गया था, पूरी तरह से हार गया हूँ मैं तुमसे। आरिवीर सिंह खुराना आज हार गया है अपनी बीबी के प्यार में। उसके चेहरे पर दर्द उतर आया। उसने अपना हाथ आंखों पर रख लिया। मैं तुम्हारे लिए पार्टी कर सकता हूँ, पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी तारीफ कर सकता हूँ, तुम्हारी हर जीत पर खुद से ज़्यादा खुश हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में अपनी जगह नहीं बना पा रहा हूँ। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया। शायद सच में मोहब्बत आदमी को कमज़ोर बना देती है। पहले मैं किसी की परवाह नहीं करता था, लेकिन अब तुम्हारा एक शब्द पूरी रात जगाने के लिए काफ़ी होता है। उसे लंच की वो बात याद आ गई जब अवनी ने कहा था कि वो उसकी ज़िंदगी में किसी और को भी जगह दे सकता है। वो कसक फिर से उसके सीने में उठ गई। इतनी आसानी से कह दिया था ना तुमने। उसने धीमे से आंखें बंद कर ली, जैसे सच में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके होठ कांपे। लेकिन मुझे पड़ेगा अवनी, बहुत पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए अब किसी और की कोई जगह ही नहीं बची है मेरी ज़िंदगी में, मेरे दिल में। वो उठकर बालकनी में चला गया। नीचे दिल्ली की रोशनियाँ जगमगा रही थी, लेकिन उसके भीतर अंधेरा ही अंधेरा था। उसने जेब से फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर अनजाने में उसकी उंगलियां अवनी की तस्वीर तक पहुंच गई। वो तस्वीर देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान भी आई और आंखें भी भर आई। कितनी बार मन हुआ कि अभी फ़ोन मिलाकर उसकी आवाज़ सुन ले, बस एक बार सुन ले कि वो कैसी है, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। नहीं, उसने खुद से कहा, इस बार अगर उसे मेरी ज़रूरत होगी तो उसे खुद महसूस करना होगा। हमेशा मैं ही क्यों उसके पीछे भागूं। लेकिन अगले ही पल उसका दिल जैसे उसका मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि वो जानता था अगर इसी वक्त अवनी का एक फ़ोन आ जाए तो वो सारी नाराज़गी भूल कर उसी पल वापस लौटने को तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर उसने अपने दिल को समझाया, अब फैसला तुम्हें करना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे भागता नहीं रह सकता। एक बार, सिर्फ एक बार अगर तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हुआ, अगर तुम्हें लगा कि मेरी जगह तुम्हारी ज़िंदगी में है, तो मैं दुनिया के किसी भी कोने से लौट आऊँगा। लेकिन अगर तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं हुई, अगर तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, तुम आगे बढ़ना चाहती हो, तो शायद यही समझूंगा कि मेरी मोहब्बत सिर्फ मेरी थी, तुम्हारी नहीं। उसने आंखें बंद कर ली। उसी वक्त दूसरी तरफ अवनी भी तकिए को सीने से लगाए रोते रोते आंखें बंद किए लेटी हुई थी। दोनों के बीच सैकड़ों किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन दोनों की बेचैनी एक जैसी थी। एक उसे भूलना चाहता था और भूल नहीं पा रहा था, दूसरा उसे अपना मानना नहीं चाहती थी और फिर भी उसके बिना रह नहीं पा रही थी। पहली बार दोनों को दूरी ने वो एहसास करवाना शुरू कर दिया था जो नज़दीकियाँ कभी नहीं करवा पाई थी। शाम ढल चुकी थी। खुराना मेंशन की खिड़कियों से आती सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। पूरे दिन की बेचैनी, इंतज़ार और भीतर उठते अनगिनत सवालों के बीच अवनी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और नैना जी हाथों में एक बड़ी सी थाल लिए अंदर आई। थाल में सलीके से सजा हुआ सरगी का सारा सामान रखा था
अवनी ने उनकी तरफ देखा तो नैना जी ने जबरन अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसके सामने बैठ गई। बेटा, ये तुम्हारी पहली करवा चौथ की सरगी है, हमारे घर की परंपरा है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब दे रही हूँ। उन्होंने थाल उसकी तरफ बढ़ा दी। अवनी की निगाहें उस थाल पर टिक गई। उसमें फल, मिठाइयाँ, मेवे, सूखे नारियल, श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, कंगन, सुहाग का लाल जोड़ा, पूजा की थाली और बहुत कुछ सजा हुआ था। नैना जी ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोली, लेकिन तुम्हें ये व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। आर्य सब दिल्ली से वापस आएगा तो मैं उससे बात करूँगी। अगर तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो, अगर तुम उसे नहीं निभाना चाहती तो मैं खुद उसे समझाऊंगी कि तुम्हें इस बंधन से आज़ाद कर दे। अवनी की उंगलियां थरथरा उठी। नैना जी की आवाज़ भर्रा गई, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाल लिया। और उसके बाद मैं अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा घर ढूंढूंगी, बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी और उसे अपने हाथों से विदा करूंगी। ये कहते हुए उन्होंने अवनी के सिर को सहलाया, लेकिन उसी पल उन्हें अवनी की आंखों में उतरती नमी दिख गई, वो नमी जिसे शायद अवनी खुद भी अभी तक समझ नहीं पाई थी। नैना जी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया, फिर भी उन्होंने खुद को मजबूत किया। उसके माथे को चूम कर वहाँ से उठ गईं। कमरे से बाहर निकलते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और उसी से टिक कर खड़ी हो गईं। उनकी आंखें भर आई। कब समझेगी मेरी बच्ची, कब समझेगी अपने दिल की हालत। उनके होठों से धीमी आवाज़ निकली, आज पूरे दिन मैंने तेरे चेहरे पर एक मुस्कान तक नहीं देखी, एक पल का सुकून नहीं देखा। तू कब मानेगी कि तुझे अपने पति से प्यार हो गया है। उनकी आंखों में नमी तैर गई और होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मेरा बिगड़ैल बेटा, तुझे भी बिगाड़ कर रख दिया उसने। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। महादेव, बस मेरे बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दीजिए, मेरे आर्य की सारी तड़प खत्म कर दीजिए। मेरी अवनी को यह एहसास करवा दीजिए कि उसका पति ही उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। बस इतना कर दीजिए। उधर कमरे के अंदर अवनी उसी जगह बैठी रह गई। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने धीरे से सरगी की थाल अपने पास खींची, एक एक सामान को उठाकर देखने लगी। लाल रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी, बारीक कढ़ाई से सजा हुआ दुपट्टा, मेकअप का पूरा सेट, चूड़ियाँ, कंगन, सिंदूर। और फिर उसकी नज़र उस डायमंड सेट पर जाकर रुक गई जिसे शायद आर्यवीर ने खुद पसंद किया होगा। उसके होठ काँप उठे। तभी उसे नैना जी की कही हुई एक बात याद आई। हमारे घर में पहली करवा चौथ पर पायल पति अपने हाथों से खरीद कर लाता है और अपनी पत्नी को अपने हाथों से पहनाता है। उससे पहले उसे कोई देखता भी नहीं। अवनी की नज़रें पूरे सामान पर घूमी, लेकिन पायल वहाँ नहीं थी, क्योंकि वो तो आर्य के पास होगी। उसके हाथों में उसके लिए उसकी आंखों से अचानक एक गर्म आंसू गिरा और सरगी की थाल में रखी लाल साड़ी पर टपक गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर उसकी आंखें तो बरसने लगी। लेकिन उसने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा। लेकिन आज आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके सामने बार बार वही चेहरा आ रहा था, वही आदमी जो उसे हर बात पर परेशान करता था, वही आदमी जो उसकी जिद पर गुस्सा हो जाता था, वही आदमी जो उसकी एक मुस्कान के लिए दुनिया से लड़ सकता था। उसे वो दिन याद आ गया जब आर्यवीर ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा था कि वो उससे प्यार करता है, कि वो उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है। उसने अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी थी कि वो उसके बिना अपने आने वाले कल की कल्पना तक नहीं कर सकता। तब उसने उन बातों को गुस्से में ठुकरा दिया था, लेकिन आज वही शब्द उसके सीने में खंजर की तरह उतर रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सामने आर्यवीर का मुस्कुराता चेहरा घूम गया। उसका उसे छेड़ना, उसका हर वक्त उसके आसपास मंडराना, उसका हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखना, उसका उसकी सफलता पर पूरी दुनिया के सामने गर्व करना, पार्टी करना और फिर बिना कुछ कहे, बिना कोई शिकायत किए उससे दूर चले जाना, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। अवनी ने अपने होठ भींच लिए। बस बहुत हुआ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। बहुत भाग चुकी मैं अपने दिल से, बहुत झूठ बोल चुकी खुद से। उसने अपने आंसू पूछे, फिर एक दृढ़ता उसके चेहरे पर उतर आई। उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और कांपती उंगलियों से एक नंबर डायल कर दिया। फ़ोन की घंटी बजने लगी। दूसरी तरफ कॉल उठते ही अवनी ने बिना समय गंवाए कहा,
समीर, मुझे दिल्ली का एड्रेस चाहिए जहां आर्यवीर गए हैं, अभी इसी वक्त। उसकी आवाज़ में पहली बार किसी पत्नी की बेचैनी थी, पहली बार किसी दिल की शिखा रोकती थी और शायद पहली बार अपने पति तक पहुंचने की सच्ची कोशिश थी। बहुत ज़्यादा मेहनत और एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर आप लोगों के लिए ये पार्ट तैयार कर रही हूँ, तो आप लोग कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।